वेलकम एवरीबॉडी। मैं आपका गुरु, आपका शिक्षक डॉक्टर संजय सर आपका वंदन एवं अभिनंदन करते हैं भारत के इस सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर। तो बच्चों, आज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। ठीक है, आज की क्लास आपकी सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म क्या है, इस बात को हम समझेंगे और इसको दो तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो फ्यूडलिज्म था, ठीक, यानी भारत का जो सामंतवाद है वह यूरोपीय सामंतवाद से कैसे भिन्न है, दोनों को जोड़कर देखने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये आपके प्री में बहुत बड़ा रोल इसका नहीं है, लेकिन इसको समझाना जरूरी था, इसलिए हमने इसको कोशिश की आपको बताने की। तो सभी लोग रेडी हो जाइए और फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी आपकी संख्या बहुत कम है। शिवम त्रिपाठी जी, अंकित सोनी बेटा, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अपनी संख्या को इंक्रीज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और लाइक एंड शेयर करते चलिए, लाइक एंड शेयर करते चलिए बच्चों। मज़ा नहीं आ रहा अभी। स्वाति जी, ग्रुप में शेयर करो बच्चों, लिंक को शेयर करते रहिए। चंचल, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार हमारा आपको। अंकित सोनी जी, संख्या को इंक्रीज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और लाइक एंड शेयर करते चलिए, लाइक एंड शेयर करते चलिए बच्चों। हाँ, बात आपकी सच है अंकित सोनी जी। हाँ, मेंस की ही क्लास है, ठीक बेटा, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा मेंस में अभी नहीं जाना है, क्योंकि आपका जो कोर्स सेशन चल रहा है वो कोर्स स्पेशली अभी प्री के लिए है, लेकिन दोनों को ध्यान में रखकर हम बातें करेंगे। ठीक है, ठीक बेटा, संख्या अपनी बढ़ाते रहिए बेटा, बहुत अच्छी बात बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज थोड़ा सा हम आपके सामने आपके सब्सक्रिप्शन के डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं वो सब्सक्रिप्शन को लेके कंफ्यूज हैं कि कैसे सब्सक्रिप्शन लिया जाता है अनअकैडमी का। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है और आप क्यों लें, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। जैसे आपको हम पहले तो ये बताना चाहते हैं कि आपके गुरु या आपके शिक्षक डॉक्टर संजय सर यानी मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या कोर्स लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री पर, और ये कंप्लीट कोर्स है बच्चों, एकदम कंप्लीट कोर्स है। और कंप्लीट कोर्स इन द सेंस कि यहां पर हम दो चीजों को एक साथ लेकर चलेंगे, एक तो आंसर राइटिंग और दूसरा आपका ये टॉपिक। ठीक है, तो यहां पर ये कोर्स आपका 15 जून से स्टार्ट हो रहा है और 15 जून से कोर्स ये स्टार्ट जो हो रहा है बच्चों, इसकी टाइमिंग 4 से 5 रखी गई है। 4 से 5 इसकी टाइमिंग है और मुझे उम्मीद है कि आप एक बड़ी संख्या में यहां पर जुड़ेंगे। और हमने आज एक सेशन इस पर किया है, उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। एक वीडियो हमने बनाया है, जो डाउट था आपको सब्सक्रिप्शन को लेकर, उस पर हमने पूरा कन्फ्यूजन आपका जो है क्लियर किया हुआ है। तो ये कोर्स 15 जून से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 15 जून से 4 से 5 इसकी टाइम है। ठीक, हमारा जो रेफरल कोड है वो आपके सामने दिख रहा है, जिसका यूज SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है, जिसका यूज करके आप 10% जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इसका यूज जरूर करिएगा ताकि हमसे आप पूरी तरह जुड़ सकें, क्योंकि जब आप इसका यूज नहीं करेंगे तो ना तो आपको 10% का डिस्काउंट होगा, ना आप हमसे जुड़ पाएंगे। ठीक, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि बड़ी संख्या में आप जुड़ेंगे। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप सब्सक्रिप्शन कैसे लें उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। ये हमारा जो बायोडाटा है, ठीक, इसको आप लोग देखिए कि मैं पिछले लगभग 12 साल से इस टीचिंग लाइफ में हूँ। ठीक है, और हमने लगभग आपका 1 साल दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके बाद 6 साल आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और पिछले 5-6 सालों से हम जो है यूपीएससी कॉम्पिटिटर के साथ काम कर रहे हैं बच्चों। तो एक लंबा अनुभव है, ठीक है, एक लंबा अनुभव है, तो इसका लाभ आप लोग लीजिए। ठीक है, और अगर आपको जुड़ना है तो कैसे आप जुड़ोगे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दें। जैसे अगर आपको जुड़ना है तो सबसे पहले आप अपनी मोबाइल को उठाइए। मोबाइल को उठाने के बाद आप कहाँ जाएं, प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद बच्चों, आप प्ले स्टोर में जब जाएंगे तो प्ले स्टोर में जाने के बाद जो है प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहां से जो है अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये विकल्प खुल के आएगा कि अनअकैडमी से आप क्यों जुड़े, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं।
अनअकैडमी से आप बच्चों इसलिए जुड़े क्योंकि अब ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो गैप था वो अनअकैडमी ने फिनिश कर दिया है। सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी एक ऐसी विश्वसनीयता आपके सामने क्रिएट की है कि जो एक कन्फ्यूजन था बच्चों का ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, भारत का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके सामने, वो सारी चीज़ें आपके सामने उसी तरह प्रोवाइड कर रहा है जैसे ऑफलाइन में किया जाता है। ऑनलाइन के माध्यम से आप टीचर के एकदम फ्रंट पे होंगे, उसके सामने होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो है जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, टेस्ट सीरीज आपकी कराई जाती है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है। उसके बाद क्विज होते हैं कुछ जो है, जो आपको हर हफ्ते या कुछ टाइम पे दिए जाते हैं। आपकी जो क्लासेस होती हैं टेस्ट सीरीज के बाद जो है, आपका हर 3 क्लास के बाद चौथी जो क्लास होती है बच्चों, वो डाउट क्लियरेशन की होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। वहाँ पर आप जो भी 3 दिन में आपने पढ़ा हुआ है उसको क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन है, जैसे ऑफलाइन कोर्सेज में होता है कि आप टीचर के एकदम फ्रंट पे होते हैं, सामने होते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ भी आप हमारे सामने होंगे। जब आप हमसे जुड़ेंगे तो हमारे टेलीग्राम ऐप से, हमारे मेल आईडी से, हमारे फ़ोन नंबर से, हर चीज़ से आप पूरी तरह जुड़े होंगे। आपकी समस्या हमारी समस्या होगी वहाँ पर। तो यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन में आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आप अपनी शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी ये लायबिलिटी है कि हम आपकी समस्या का समाधान करें, ठीक है। अब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे कैसे? सब्सक्रिप्शन लेने का जो पहला स्टेप होता है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें। उसमें जो है आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, ठीक, उसको क्या करें, इंस्टॉल कर लें आप। सेकंड स्टेप में उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप। नहीं दिख रहा बच्चों? अभी दिखाई दे रहा? देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप है ये, इसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको अगले स्टेप में जाना है, जहां पर जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें शो करेगा अनअकैडमी प्लस। ये प्लस दिख रहा है, इस चैनल को आपको क्लिक करना है, अनअकैडमी प्लस पे आपको जाना है। प्लस पे जाने के बाद दूसरा जो चरण होगा, दूसरा जो स्टेप होगा बच्चों, आपके सामने कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। कोर्स ओपन होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, कैट है, नेट है, एसएससी है, आईआईटी है, बहुत सारे एग्जाम है, यूपीएससी, सीएससी यानी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक। तो इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप 5th स्टेप में जाएंगे और एकदम सीक्वेंस से ओपन होता जाता है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन इंडिकेट करने लगेगा। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन को क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने तुरंत ओपन होकर आ जाएगा पूरा कोर्सेज शेड्यूल, यानी कोर्सेज का जो शेड्यूल है वो ओपन होकर आता है, ठीक। 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ के कोर्सेज ओपन होकर आ जाते हैं। यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो है एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, एक बेहतर तैयारी के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्सेज आप यहां पर चुनेंगे। इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आपका एक कंप्लीट अच्छे से एक प्रॉपर वे में तैयारी कंप्लीट होती है और फीस भी उसकी अपेक्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अनअकैडमी ऑफलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ऑफलाइन के अकॉर्डिंग एक बहुत कम फीस में बच्चों आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। कहने का मतलब आप एक इसको सामाजिक सेवा भी कह सकते हैं, सोशल वर्किंग भी है। और सबसे बड़ी बात जो है, एक टॉप एजुकेटर से, जितने भी ऑल इंडिया के जो टॉप एजुकेटर जिनको आप जानते हो ऑफलाइन से, अभी जिनको आपको पता था कि नहीं ऑफलाइन में ये टीचर बहुत अच्छा होता है, वो सारे टीचर्स कहीं ना कहीं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आज अवेलेबल हैं आपको। तो वो जो भ्रम था आपका, जो एक अविश्वसनीयता थी ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, उसको पूरी तरह से अनअकैडमी ने समाप्त कर दिया है। तो अब आपका हर तरह से पूरे विश्वास के साथ अनअकैडमी आपको जोड़ रही है। और यहां पर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर प्रीफर करते हैं तो जो फी है 2 साल की वो आपको दिख रही है 64,000 है, और 1 साल की फी जो है वो 44,000 है। लेकिन इसको भी लेस कर सकते हो आप, इसमें भी आपकी फीस डिडक्ट हो सकती है, आपको डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन वो तब मिलेगा जब आप हमारे रेफरल कोड का यूज करें। रेफरल कोड हमारा आपके सामने बच्चों है, SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है। ये अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी तब आपकी फीस जो है वो लेस होके हो जाएगी 19,600 1 ईयर की, और 2 ईयर की 57,600। तो कहीं ना कहीं आपका 10% फी जो है क्या हो लेस हो जाएगा। तो 2 साल का जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, अकॉर्डिंग टू फीस, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन। तो उसको ज्यादा आप प्रीफर करिए बच्चों।
और हमारा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस रेफरल कोड का यूज करेंगे तभी आप जो है डिस्काउंट ले सकते हैं 10% का, और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी भी तरह का? बच्चों बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। सबको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, और संख्या अपनी इंक्रीज करते रहिए और भी लोगों को जोड़ते रहिए। चलिए देखिए, पिछले एक हफ्ते से बहुत तकलीफ दे रहे हैं आप लोग जो है, चूंकि आपकी संख्या बहुत कम है 4-5 दिनों से। इसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा, धनंजय मंडल जी, मॉडर्न इंडिया आपका ये फ्री क्लास नहीं होगा बेटा, ये आपकी पेड क्लास है। यहाँ पर आप जुड़ेंगे तो आपको जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, मैंने आपको फिर से बताना ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास ही नहीं, एक आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, यानी सारा कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलेगा उतनी ही फी में जितना हमने बताया है, उसमें ही आपका प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सीसाइट भी उसमें इंक्लूड है। कोई भी आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में कहीं भी जरा सी भी प्रॉब्लम है, किसी भी नॉलेज बेस को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होगी उसी फी में। यानी 1 ईयर की जो हमने फीस आपको बताया 39,000, और जो हमने 57,000 आपको 2 ईयर की बताया, उसी फीस में आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन, यानी ऑफलाइन फीसेस का 1/4 यानी 1/4 फीस आपको यहां पर सिर्फ देना है। एक सस्ती फीस में सबसे बेहतर क्वालिटी आपको यहां पर मिल रही बच्चों, तो इसको मिस मत करिए। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि फ्यूडलिज्म क्या है, सामंतवाद क्या है। ठीक है, चलिए हम सामंतवाद पर चर्चा करेंगे बच्चों, और आप लोग फटाफट जो है इनरोल करते रहिए, अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 15 तारीख से क्लास स्टार्ट है, 4 से 5 आपकी टाइमिंग है क्लास की बच्चों, 4 से 5। चलिए सामंतवाद, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। देखिए यहां पर हमें 2 चीजें फोकस करना बेटा। ठीक है, देखिए आपकी चूंकि मेंस की क्लास ये नहीं है, अगर मेंस की क्लास होती तो हमारा पूरा फोकस जो है यूरोपीय सामंतवाद पर होता, लेकिन चूंकि ये प्री की क्लासेस हैं तो हमें फोकस करना है भारतीय सामंतवाद पर। लेकिन हम दोनों सामंतवाद का कम से कम की पॉइंट मुझे जरूर समझना है कि दोनों सामंतवाद की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, उसके बारे में भी हमें बात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए कहा जाता है कि सामंतवाद को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं बच्चों? फ्यूडलिज्म। सामंतवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूडलिज्म कहा जाता है। कहा जाता है सामंतवाद की उत्पत्ति, सामंतवाद की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूडम। देखिए सामंतवाद की उत्पत्ति, ध्यान समझना, सामंतवाद की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूडम, लैटिन शब्द फ्यूडम से हुआ है। कहा जाता है सामंतवाद की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूडम से हुआ है, जो अंग्रेजी शब्द फीफ से बना है। जो किससे बना है बच्चों? अंग्रेजी शब्द फीफ, जो अंग्रेजी शब्द फीफ से बना है। जो अंग्रेजी शब्द फीफ से बना है, तो ये लैटिन शब्द फ्यूडम
फ्यूडम जो है ये किससे बना है? अंग्रेजी शब्द फीफ से बना हुआ है। ठीक, अब देखिए कहा जाता है कि फ्यूडम, जो फ्यूडम शब्द है इसमें फ्यूड का क्या अर्थ है? फ्यूड का क्या अर्थ है? फ्यूड का अर्थ है भूमि का वह टुकड़ा, भूमि का वह टुकड़ा, भूमि का वह टुकड़ा जो राजा द्वारा सरदारों को दिया जाता था। भूमि का वह टुकड़ा जो राजा द्वारा सरदारों को दिया जाता था। ठीक है, तो कहा जाता है कि फ्यूडलिज्म में फ्यूड शब्द क्या है? फ्यूड की मीनिंग जो है इसका मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा, यानी वह टुकड़ा जो राजा द्वारा अपने अधीन सरदारों या छोटे कर्मचारियों या अधिकारियों को दिया जाता था, उसे कहा जाता था फ्यूड, क्योंकि इसी से सामंतवाद की उत्पत्ति भी होगी। ठीक, लेकिन यहां पर हमने कहा कि सामंतवाद की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूडम से हुई है और फ्यूडम अंग्रेजी शब्द फीफ से बना है। यह किससे बना है? अंग्रेजी शब्द फीफ से बना है। ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों छोटे राजा। ठीक, अब देखिए कहा जाता है, प्रश्न यहां यह खड़ा है कि सामंतवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? यह सामंतवाद है क्या? यह सामंतवाद है क्या? तो सामंतवाद है क्या, इसके विषय में जानने के लिए कहा जाता है कि सामंतवाद की उत्पत्ति, इसका सामाजिक प्रभाव, इसका आर्थिक और प्रशासनिक एस्पेक्ट समझने के लिए कहा जाता है कि 18वीं सदी के विद्वानों ने सामंतवाद की प्रक्रिया का अध्ययन क्या किया? शुरू किया। 18वीं सदी में सामंतवाद का अध्ययन होना शुरू हुआ, जबकि ये जो प्रक्रिया है, ये सामंतवाद जो है, ये आपके पूर्व मध्यकाल की विचारधारा है। ये कब की है? पूर्व मध्यकाल, और दोनों स्थानों पर एक साथ दिखाई देगी। ये भारत में भी और विश्व में भी दोनों स्थानों पर एक साथ यह विचारधारा दिखती है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल से जुड़ी हुई विचारधारा है, लेकिन हमारे सामने जो इसका स्वरूप है या हमारे सामने जो सामंतवाद के विषय में जो हमें जानकारी प्राप्त है, वो जानकारी 18वीं सदी की देन है, क्योंकि इतिहास लेखन की प्रक्रिया 18वीं सदी में शुरू होती है। इसलिए सामंतवाद पर जो भी लेखन कार्य किया गया या जो भी रिसर्च वर्क हुआ है वो 18वीं सदी का है। ठीक है, तो उस रिसर्च वर्क के आधार पर या जो अध्ययन सामग्री हमारे सामने उपलब्ध है उसके आधार पर हम अगर बात करें तो सामंतवाद के विषय में यह कहा जाता है कि यह समाज की एक ऐसी प्रक्रिया थी, यह समाज में या एक ऐसे समाज में जहां मुख्य स्थान उन सरदारों का हो जो भूमि के एक बड़े टुकड़े के हिस्से पर एकाधिकार रखते हों। यानी सामंतवाद की प्रवृत्ति या सामंतवाद जो एक परंपरा है वो क्या है? सामंतवाद एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जहां पर समाज में एक मुख्य स्थान ऐसे सरदार को दिया गया जो भूमि के एक बड़े भूभाग पर अपना नियंत्रण रखता हो। नहीं समझे आप लोग? फिर से समझने की कोशिश करिए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप? देखिए, हमने बताया कि सामंतवाद, जैसे आपसे कोई पूछे बेटा कि सामंतवाद क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहेंगे कि यह एक सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है। सामंतवाद क्या है? यह एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक ऐसा वर्ग या एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप सरदार कहते हो, वह एक भूमि के बड़े टुकड़े पर अपना क्या करता है? नियंत्रण रखता है, और जिस पर किसान से वो क्या करता है? खेती करवाता है। यानी समाज का वह वर्ग जिसका आर्थिक तौर पर भूमि के एक बड़े टुकड़े पर क्या होता है? नियंत्रण होता है,
उसी को हम क्या कहते हैं, सामंतवाद कहते हैं। और जब ये विचारधारा के स्तर पर विकसित हुई तो उस विचारधारा को हम क्या कहते हैं, सामंतवाद कहते हैं। ठीक, यानी सामंतवाद क्या है, विचारधारा है, और सामंतीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, किस तरह की प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं, उस चीज को हमें देखना है। सामंतवाद की जो प्रक्रिया है, इस सामंतवाद की प्रक्रिया में क्या होता है कि भूमि, ये सारी प्रक्रिया जो है सामाजिक और आर्थिक तौर पर जुड़ी हुई है। सामंतवाद की प्रक्रिया बच्चों ये समाज एवं अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। देखिए इसको बहुत ध्यान समझिए। सामंतवाद ये कैसी प्रक्रिया है, ये सामाजिक और आर्थिक घटनाक्रम है। ये सामाजिक एवं आर्थिक घटनाक्रम है। सामाजिक एवं आर्थिक घटनाक्रम है। तो कैसा घटनाक्रम है बच्चों, तो ये आर्थिक घटनाक्रम इसलिए है क्योंकि इसका संबंध किससे जुड़ा है, भूमि अनुदान से, भूमि वितरण से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, भूमि वितरण से जुड़ा है। भूमि का मालिक कौन होता था, राजा होता था। भूमि का मालिक कौन होता था, राजा होता था बच्चों। ठीक, कहा जाता है कि भूमि किसके अधीन होती थी, राजा के अधीन होती थी। लेकिन कहा जाता है कि भूमि जो है किसकी होती थी, राजा के अधीन होती थी। लेकिन भूमि का विस्तार होने पर, जब भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा राजा के अधीन आ जाता था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है राजा के अधीन आ जाता था, तो वह अपने निकटतम लोगों में, वह अपने विश्वसनीय लोगों में, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, ठीक, उनके बीच भूमि को क्या करता था, वितरित कर देता था। यानी कहीं न कहीं विकेंद्रीकरण हुआ, भूमि का वितरण हुआ, तो आर्थिक विकेंद्रीकरण हुआ कि नहीं। तो भूमि का जब वितरण होता था तो यह भूमि जिसके अधीन आती थी उसे क्या कहा जाता था, सरदार कहा जाता था। उसे क्या कहते थे, सरदार कहा जाता था। लेकिन कहा जाता है कि भूमि अब भी किसकी होती थी, राजा की होती थी। यहां से यहां पर क्या हुआ भाई, आर्थिक विकेंद्रीकरण हुआ कि नहीं। सारी भूमियां पहले राजा के अधीन थी, अब वो किसके अधीन चली गई, राजा के अधीन चली गई। तो भाई इस सरदार को तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, भाई एक भूमि का एक बड़ा टुकड़ा इसको प्राप्त हुआ। लेकिन इससे राजा को क्या बेनिफिट हुआ, राजा को क्या लाभ हुआ, राजा को लाभ हुआ निष्ठा और सेवा के वचन का। कहा जाता है कि राजा जब इस सरदार को भूमि देता था तो बदले में ये सरदार जो है राजा के प्रति अपनी निष्ठा, राजा के प्रति अपनी निष्ठा एवं सेवा देने का वचन देता था, सेवा देने का वचन देता था। ये दो चीजें बदले में यह सरदार किसे देता था, राजा को देता था। इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यह पद्धति क्या हुई, पैदा हुई। कहा जाता है कि जब तक राजा मजबूत रहा, जब तक ये पद मजबूत रहा, तब तक सरदार अपनी ये दोनों लायबिलिटी इस राजा के प्रति क्या किया, निभाता रहा। लेकिन जैसे ही यह राजा का पद कमजोर हुआ, यह सरदार जो है क्या हुआ, स्वच्छंद हो गया। यह सरदार क्या हुआ, स्वच्छंद हो गया। देखिए यहां पर कहा जाता है कि जो ये सरदार है बच्चों, भाई सपोज करिए, मान लीजिए यहां पर ए है सरदार और राजा मान लीजिए अपने समय में कोई बी राजा था। ठीक, अब इस राजा ने अपने ए नामक सरदार को इस आधार पर उसने भूमि दे दिया कि वह पूरी तरह इसको लेकर विश्वस्त था, क्योंकि उसे उम्मीद थी राजा को कि यह निष्ठावान है और सेवा समय पर देता रहेगा, सैनिक सेवा। ठीक, लेकिन यहां भी बदलाव हुआ बच्चों, तो यहां भी तो बदलाव होगा। भाई इस ए की संतान हो सकता है यहां सी आ जाए, और यहां पर राजा बी की संतान हो सकता है डी आ जाए। बात समझ रहे नहीं। अब यहां बी की अपेक्षा डी हो सकता कमजोर हो। जैसे ही ये कमजोर होगा, ए की संतान जो सी होगी वह उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी जितना इसका पिता था इस राजा के प्रति, क्योंकि निष्ठा जो है वो वंशानुगत ट्रांसफर नहीं होती है। ना तो योग्यता, ना ही निष्ठा और विश्वास ऐसी चीजें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो बच्चों। ये ऐसी चीजें हैं जो अपने समय खुद से पैदा होती हैं। तो कहा जाता है कि इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि इसकी कमजोरी का लाभ उठाकर जो यह सरदार था, यानी ये सरदार सी, अपने आप को इनसे क्या करता है, अलग कर लेता है। और यह बाद में आगे चलकर क्या कहलाएगा, सामंत कहलाएगा। अभी हम ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं,
ये बाद में चलकर क्या होगा, सामंत हो जाएगा। और इस सामंत के नीचे भी एक उप सामंत होगा, क्योंकि यह स्वयं राजा की चीजों को अपना लेगा ना भाई। जिस तरह से भूमि राजा की थी जब, तो राजा राजसी माने अपनी जो, देखिए बात समझिए हमारी, मैं जो समझाना चाह रहा हूं बहुत ध्यान समझिएगा, यह सामान्य बात नहीं बच्चों। देखिए मैं ये बात आपको कह रहा हूं, जैसे आप पढ़ते हैं कि क्या चरण होता था, राजा होता था, राजा के नीचे महासामंत था, राजा के नीचे महासामंत, महासामंत के नीचे सामंत, सामंत के नीचे उपसामंत, इसी को आप किसान भी कह सकते हो, इसी को आप क्या कह सकते हो, किसान कह सकते हो। तो ये महासामंत कौन है, महासामंत की कंडीशन में ये है, ये महासामंत है। इस महासामंत के नीचे सामंत कैसे पैदा हुआ, ये बात इसको समझिए जरा, कि महासामंत के नीचे सामंत कैसे पैदा हुआ। अब देखिए कहा जाता है ये राजा है, तो भाई राजा की तरह बर्ताव करेगा, राजसी ठाट बाट होगा, रहन सहन हर चीजें राजा की तरह होगी, ठीक। जब यह राजा इसको भूमि दिया तब यह इसके अधीन था, लेकिन जो इसकी संतान होगी जब इस राजा से अपने आप को मुक्त करेगी तो यह भी अपने आप में राजत्व का गुण दिखाने की कोशिश करेगी, यह भी अपने आप को राजा जैसा प्रस्तुत करना शुरू करेगा, राजा जैसी विशेषताओं को अपनाएगा, अपने आप को राजा महसूस करना शुरू करेगा। तो जब अपने आप को राजा महसूस करेगा तो स्वयं एग्रीकल्चर से जुड़ेगा नहीं, स्वयं भूमि से कृषि कार्य से नहीं जुड़ेगा, तो अपने नीचे भी एक ऐसा वर्ग पैदा करेगा जिसे इसकी नजरों में सामंत कहा जाएगा। ये इसकी नजरों में सामंत थे, ये अपनी नजरों में एक सामंत पैदा करेगा। तो इसके यह क्या करेगा, यह जो भूमि इसे मिली थी यह वह भूमि किसको दे देगा, अपने निचले वाले वर्ग को देगा, जिसे उप सामंत कहा जाएगा। बच्चों बात समझ रहे हैं नहीं? तो इस तरह जो है समाज की कई सीरीज पैदा होती है, ये भारतीय सामंतवाद के लक्षण है। अब हम बात करेंगे कि यूरोप में सामंतवादी लक्षण का जन्म कैसे हुआ और भारतीय सामंतवाद उनसे किस तरह भिन्न है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? देखिए यहां तक क्लियर हुआ जितना मैंने बताया आप लोगों को? बेटा आप लोग जवाब दीजिए, कम से कम जो है आंसर करिए। यहां तक समझ में आया? सोनी जी, सोनम जी, समझ में आया बेटा आप लोगों को? अब देखिए चलते हैं आगे। अब देखो, अब हम थोड़ा सा यूरोपीय सामंतवाद को भी लेते हैं साथ में, उसको भी समझने की कोशिश करिए, ठीक। सबसे पहले तो ये देखिए कि सामंतवाद का अध्ययन कब शुरू हुआ? 18वीं सदी में। 18वीं सदी में सामंतवाद का अध्ययन शुरू हुआ। अब इसको भी कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब सामंतवाद पूर्व मध्यकाल की विशेषता है तो इसका अध्ययन 18वीं सदी में कैसे शुरू हुआ? भाई सीधी सी बात है बच्चा, आप पढ़ते हो इंडस वैली। इंडस वैली कब की है? 2500 BC की। लेकिन इंडस वैली का अध्ययन कब हुआ? आधुनिक समय में, जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए। आप नहीं जानते थे कि, आप नहीं जानते थे, दोनों सही है, आप नहीं जानते थे कि इंडस वैली जैसी या ऋग्वैदिक जैसी सभ्यता आपके देश में है। बात समझ रहे नहीं? तो जिस समय आपने उस सभ्यता का अध्ययन किया तब तो आपको पता चला कि भारत में इंडस वैली जैसी कोई सभ्यता है। तो वही बात मैं यहां कह रहा हूं कि सामंतवाद का अध्ययन कब शुरू हुआ? 18वीं सदी में। लेकिन यह व्यवस्था कब की है? सामंतवाद है कब का? यह पूर्व मध्यकाल का है, यानी 8वीं 9वीं सदी का। पूर्व मध्यकाल यानी 8वीं 9वीं सदी की यह सामाजिक विशेषता है। यह सामाजिक आर्थिक विशेषता यानी सामंतवाद कब की व्यवस्था है? पूर्व मध्यकाल की है। तो चलिए, अध्ययन हुआ तो उससे क्या निकल कर आया? कहा जाता है
जब अध्ययन शुरू हुआ तो दो विचारधाराएं सामंतवाद के रूप में निकल कर आती हैं। एक विचारधारा है विधिक एवं वैचारिक सामंतवाद की उत्पत्ति के दो आधार हैं, विधिक एवं वैचारिक आधार, विधिक एवं वैचारिक आधार। इनका क्या कहना है? इस वर्ग में कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें है हेनरी मैन, पोलक और स्टब्स, तीन इतिहासकार हैं इसमें। हेनरी मैन, पोलक और स्टब्स, ये तीन इतिहासकार हैं बच्चों, जिन्होंने इस विचारधारा को इस विचारधारा को इन्होंने क्या किया? प्रतिपादित किया। तो इनका क्या कहना है? इन्होंने क्या माना कि सामंतवाद क्या है, सामंतवाद यूरोप में कैसे पैदा हुआ? यहां पर यूरोपीय सामंतवाद की व्याख्या मैं कर रहा हूं। इन्होंने क्या बताया कि यूरोप में सामंतवाद कैसे आया? इन्होंने कहा कि सामंतवाद को इन्होंने राजनैतिक और सैनिक पहलू माना। देखिए इन्होंने क्या कहा कि सामंतवाद की उत्पत्ति सैनिक एवं राजनैतिक पहलू से हुआ है। सैनिक एवं राजनैतिक पहलू से हुआ है। यानी इनका यह कहना था बच्चों, इनका यह मानना था कि सामंतवाद की जो संकल्पना पैदा हुई है वह राजा और सेना के बीच के संबंध को दर्शाता है। इनका यह मानना था कि राजा द्वारा जो भूमिदान अपनी सेना को दिया गया वेतन के बदले या उपहार स्वरूप या माने आप उसको प्राइज के तौर पर जो भूमिदान दिया गया, उसके स्वरूप जो है यह सामंतवाद की उत्पत्ति हुई। यानी इन लोगों का यह मानना है कि सामंतवाद का जो जन्म हुआ वो राजा और सैनिक के बीच आपसी संबंधों से पैदा हुआ। यानी यह राजनैतिक और सैनिक पहलू से पैदा हुआ। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि जब राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगे तो राजा जो है अपने सैनिकों को, अपने अधिकारियों को वेतन के बदले जब भूमि अनुदान देना शुरू किया, तब उससे यह सामंतवाद पैदा हुआ। क्योंकि वह राजा जब कमजोर हो गया तो इन सैनिकों ने उस भूमि पर अपना क्या कर लिया? राजनीतिक अधिकार कर लिया और अपने आप को एक छोटे राजा यानी सामंत के रूप में समाज में क्या किया? प्रस्तुत कर दिया। यह व्याख्या है किसकी? इन इतिहासकारों की। लेकिन कहा जाता है कि जो दूसरा अध्ययन का जो माध्यम है, यानी कहा जाता है कि अध्ययन की जो दूसरी विशेषता है, जो मार्क्सवादी आधार कहा जाता है, यानी मार्क्सवादी इतिहासकारों का क्या मानना है? जो मार्क्सवादी वर्ग है, मार्क्सवादी वर्ग क्या मानता है? मार्क्सवादी आधार क्या है बच्चों? देखिए मार्क्सवादी आधार यह मानता है, जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, ठीक, उनका यह मानना है कि यह आर्थिक एवं वर्ग संघर्ष का परिणाम है। यह आर्थिक एवं वर्ग संघर्ष का परिणाम है। यह आर्थिक एवं वर्ग संघर्ष का परिणाम है। और आप जानते हैं कि मार्क्सवाद जो है वर्ग संघर्ष में विश्वास रखता है। यह वर्ग संघर्ष क्या है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मार्क्सवाद यह मानता है कि पूंजीवाद का विरोध करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या करते हैं? पूंजीवाद का विरोध करते हैं। इनका मानना है कि जब पूंजीवाद की संकल्पना जो है, पूंजीवाद में जो लाभ होता है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में जाता है जो उस कंपनी का मालिक होता है, यानी पूंजीपति के हाथ में चला जाता है। जबकि मार्क्सवाद ये मानता है कि जो भी प्रॉफिट होता है वह सबका योगदान उसमें बराबर होना चाहिए। ठीक है, इनका मानना है कि जब लाभ जो है किसी एक व्यक्ति के पास जाता रहता है तो एक समय आता है जब वर्ग संघर्ष पैदा हो जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी श्रमिक और मालिक के बीच एक वर्ग संघर्ष पैदा होता है। और यह उत्पन्न कैसे होता है? यह आर्थिक शोषण से पैदा होता है। जब आपको लगने लगता है कि नहीं, आपके मेहनत का फल किसी दूसरे के हाथ में जा रहा है और आपको यह महसूस होता है कि नहीं, आप इस व्यवस्था में शोषित हो रहे हो, तब आप संघर्ष पर उतारू होते हैं, जिसे कहा जाता है वर्ग संघर्ष, यानी दो वर्गों के बीच संघर्ष पैदा होता है। तो यह आर्थिक शोषण का परिणाम होता है। ठीक,
जो मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है। तो मार्क्सवादी विचारधारा यह कहती है कि जो सामंतवाद पैदा हुआ ये वर्ग संघर्ष का परिणाम है। ये व्याख्या इसकी इन्होंने क्या किया, कैसे इन्होंने बताया, कैसे उन्होंने प्रूफ किया कि ये वर्ग संघर्ष का परिणाम है। तो इनका कहना है कि 8वीं 9वीं सदी में साम्राज्य हुआ करते थे, जैसे रोमन साम्राज्य हुआ करते थे, जैसे रोमन साम्राज्य। कहा जाता है कि साम्राज्य और राज्य की संकल्पना में कुछ वर्ग विशेष का ही राज्य पर नियंत्रण होता है और साम्राज्य का सारा लाभ जो है उस राजा या उस राजकुल के परिवार को ही प्राप्त होता है। बाकी जो समुदाय होता है वो कहीं न कहीं आर्थिक शोषण का क्या होता है, उत्तरदायी होता है। कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य का जब 8वीं 9वीं सदी में पतन होना शुरू हुआ तो जो शोषित समाज था, जो पहले से शोषित था आर्थिक तौर पर, उसने इस कमजोरी का फायदा उठाया। और इन्होंने कहा कि जब रोमन साम्राज्य का पतन होने लगा तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, रोमन साम्राज्य का जब पतन होना शुरू हुआ तो ऐसी जातियां जो बर्बर जातियां थी, जो लड़ाकू जातियां थी, जो सदियों से शोषित थी, जैसे फ्रैंक, लोबर्ट एवं ग्रोथ जनजातियां, ये पश्चिमी जर्मनी की ये जातियां मानी जाती हैं, पश्चिमी यूरोप की जातियां मानी जाती हैं। कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य का पतन जब होना शुरू हुआ तो इन जनजातियों ने लोगों पर हमला करना शुरू किया, राज्यों पर आक्रमण करना शुरू किया। यानी जो शोषित वर्ग था उसने आक्रमण करना शुरू किया। और जब आक्रमण करना शुरू किया तो इसने पूरी व्यवस्था को, जो साम्राज्य या राज्य की जो व्यवस्था थी, जो पतनशील थी, यानी कहने का मतलब है कि उस ताबूत में अंतिम किल ठोकने का काम किया। यानी जो चीजें पतन पर चल रही थी उसमें इन जनजातियों के आक्रमण ने पूरी तरह से क्या कर दिया, किल ठोक दिया। और कहा जाता है इनके आक्रमण से पूरी जो कृषि व्यवस्था थी वो पूरी तरह चौपट हो गई, बाजार व्यवस्था पूरी तरह टूट गई, उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य सब चौपट हो गए। और जो राज्य की संकल्पना थी, जो राजा था, जो सुरक्षा का दायित्व अपने हाथ में रखता था, वह राज्य क्या हुआ, पूरी तरह से कमजोर हो गया। तो कहा जाता है कि अब जनता की सुरक्षा का दायित्व कौन करता? राजा स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा था, तो प्रश्न ये खड़ा हो गया कि सुरक्षा जनता की कौन करे? तो जनता ने अपने ही बीच जो एक मजबूत वर्ग था या जो एक मजबूत व्यक्ति था जिसे सरदार कहा जाता है, उसको उसने अपना निष्ठा, अपना विश्वास दे दिया और जनता की निष्ठा उस सरदार के प्रति आके पूरी तरह जुड़ गई, जो आगे चलकर क्या बना, सामंत बना। तो यह व्याख्या करता है कौन? मार्क्सवाद करता। बच्चों ये व्याख्या कौन करता है? मार्क्सवाद करता है। और इस तरह जो है उस समाज में एक ऐसे वर्ग का उद्भव हुआ जो आगे चलकर क्या हुआ, सामंत कहा गया। ठीक, तो क्योंकि उस समय जो है ना तो श्रम का विभाजन था, श्रम का विभाजन उस समय था नहीं, तो श्रम का विभाजन ना होने से क्या समस्या पैदा हुई? क्योंकि एग्रीकल्चर ही उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, व्यापार वाणिज्य तो था नहीं और श्रम का विभाजन भी नहीं था। श्रम का विभाजन ना होने से जो दास वर्ग था, जो शूद्र वर्ग था, इसको भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व कर लिया गया और कृषि के विस्तार पर ही पूरा जोर दिया गया और कृषि ही आय का मुख्य जरिया बन गया। और कृषि जब आय का मुख्य जरिया बन गई तो यही कृषि, यही भूभाग दो सामंतों के बीच प्रतिस्पर्धा का कारण भी बनेगा। बच्चों तो अब हम देखते हैं भारत से यूरोप की सामंतवाद में अंतर क्या है, उसको समझिए। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं भारतीय सामंतवाद और यूरोपीय सामंतवाद में अंतर क्या है। तो भारत में सामंतवाद देखिए जरा, देखिए भारत में जो सामंतवाद है ये भी कहीं न कहीं भूमिदान से जुड़ा हुआ है, भूमिदान से जुड़ा है। ठीक, और भूमिदान की जो प्रक्रिया है, भूमिदान का जो प्रारंभ है ये सबसे पहले सातवाहन वंश में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ये सातवाहन वंश में प्रारंभ हुआ बच्चों, सबसे पहले ये सातवाहन वंश में प्रारंभ हुआ। ठीक है, सातवाहन वंश में सबसे पहला प्रमाण इसका कहां मिला?
नागनिका अभिलेख, नागनिका अभिलेख, ठीक है। लेकिन यहां पर जो भूमिदान है वह भूमिदान जो है कहीं न कहीं धार्मिक उद्देश्य से है, धार्मिक उद्देश्य से या सामाजिक उद्देश्य से है। ये भूमिदान जो है सामाजिक या धार्मिक उद्देश्य से है। कहा जाता है कि धीरे धीरे जब आप मौर्योत्तर काल में आते हैं, मौर्योत्तर काल में तो है ही, तो आपको 3 प्रकार के भूमिदान दिखाई देंगे। एक अग्रहार भूमि, अग्रहार भूमि, ब्रह्मदेय भूमि और आपका अग्रहार, ब्रह्मदेय, देवदान। ये 3 प्रकार की भूमिदान दिखाई देता है। अग्रहार भूमि, ब्रह्मदेय और देवदान, मंदिरों को दी गई जो भूमि होती थी देवदान कही जाती थी। ब्राह्मणों को निवास के लिए दी जाती थी वो ब्रह्मदेय होती थी। शिक्षा के योगदान से या शिक्षा के लिए जो भूमि दी जाती थी वो अग्रहार भूमि होती थी। तो ये 3 तरह के भूमिदान आपको दिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इसके स्वरूप में समय के साथ क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो समय के साथ परिवर्तन क्या हुआ आप देखेंगे, मौर्योत्तर काल में यानी कुषाणों के समय भी ये व्यवस्था चलती रही। लेकिन जब आप गुप्तों के समय आए तो गुप्तों के समय क्या हुआ कि कल हमने आपको चर्चा किया था कि गुप्त काल में जब आप कुमार गुप्त के समय पहुंचे तो कुमार गुप्त के समय आपने देखा कि यह भूमिदान जो है अब ब्राह्मणों के साथ साथ बौद्धों को भी दी जा रही है, बौद्धों को भी दी गई। इसके साथ जो है प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी गई, यानी प्रशासन को भी दी गई, ठीक। लेकिन गुप्त वंश के बाद यानी परवर्ती गुप्त काल में, ये तो गुप्त काल की हमने बात किया, ये गुप्त काल की हमने बात किया, लेकिन परवर्ती गुप्त काल यानी गुप्त वंश के पतन के बाद कहा जाता है कि यहां से सामंतवाद का उत्थान होता हुआ दिखाई देता है। परवर्ती गुप्त काल में ही सामंतवाद अपने पूरे चरम पर दिखाई देता है और इसका सबसे प्रबल स्वरूप आपको वर्धन वंश में दिखेगा। बच्चों, वर्धन वंश में आप देखिए तो कहा जाता है वेनसांग, जब अपने वेनसांग आता है, चूंकि वर्धन वंश में वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, तो उसने उल्लेख किया है महामोक्ष परिषद और महामोक्ष परिषद और कन्नौज और प्रयाग में 2 चीजें होती थी ना, एक महामोक्ष परिषद थी और एक और था। उसमें उसने बताया है कि यहाँ पर जो है 20 राजा उपस्थित हुए थे और उन 20 राजाओं में जिनका नाम वो लेता है उसमें कामरूप के राजा भास्कर वर्मा भी शामिल हैं, वल्लभी का राजा भी शामिल है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये 20 राजा जो यहाँ उपस्थित हुए थे क्या वो हर्ष के अधीन थे? नहीं, वो हर्ष के अधीन नहीं थे, वो सामंती राजा माने गए हैं। वो क्या माने गए? सामंती राजा माने गए हैं। और इसका सबसे बढ़िया प्रमाण ये भी है क्योंकि उस समय हर्ष की अस्थाई सेना नहीं थी, ठीक। अस्थाई सेना के प्रमाण हर्ष के बहुत स्पष्ट नहीं है, जिससे ये माना जाता है कि हर्ष जो है इस सामंती सेना पर ही क्या था, निर्भर था, ठीक। तो यहां पर सामंतवाद आपको पूरे चरम पर दिखता है पूर्व मध्यकाल में, यानी पूर्व मध्यकाल, चूंकि वर्धन वंश के बाद आपका पूर्व मध्यकाल शुरू होता है। और पूर्व मध्यकाल को आप पूर्व मध्यकाल क्यों कहते हैं? इसे पूर्व मध्यकाल क्यों कहा जाता है? 750 के बाद का जो ड्यूरेशन है इसे पूर्व मध्यकाल क्यों कहते हो? इसे बच्चों पूर्व मध्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्यकाल की कुछ विशेषताएं हमें यहां पर मिलना शुरू हो जाती हैं। यानी मध्यकाल की विशेषताएं क्या थी? इस्लामिक संस्कृति की विशेषताएं। मध्यकाल का संबंध किससे है? इस्लामिक संस्कृति की विशेषताओं से है। तो वो विशेषताएं हमें चूंकि 750 में मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कासिम का आक्रमण हो चुका है, तुर्कों का आक्रमण शुरू हो चुका है, इसलिए हम इस फेज को क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल कहते हैं, यानी मध्यकाल के पहले का भाग कहते हैं। और इसी चरण में सामंतवाद अपने चरम पर दिखाई देता है। चलिए अब देखते हैं सामंतवाद के साथ कौन कौन से लक्षण जुड़े हुए थे और सामंतवाद ने व्यवस्था और समाज को प्रभावित किया। तो भारतीय सामंतवाद ने बच्चों, देखिए बेसिकली ये वैसे तो 2-2.5 घंटे की क्लास है, ठीक है, लेकिन करना है इसको। चलिए करते हैं, किसी भी तरह से किया जाएगा इसको। चलिए देखिए, सामंतवाद का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, सामंतवाद का सामाजिक
एवं आर्थिक प्रभाव, इसका सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव क्या हुआ। देखिए पहले सामंत जो होता था वो है कौन, देखिए इसमें राजा मुख्य होता था, ठीक। राजा ने क्या दिया, भूमिदान दिया, राजा ने भूमिदान दिया। तो जब राजा भूमिदान देता था तो ये भूमि जो है इस पर अधिकार किसका होता था, इस पर जो है अधिकार होता था किसका, राजा का। इस पर अधिकार किसका होता था, राजा। इस पर जो राजस्व वसूली का अधिकार होता था, राजस्व वसूली का अधिकार किसका होता था, जिसको ये भूमि दी जाती थी। यानी वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सरदार हो, जमींदार हो, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ हम सरदार लिख दे रहे हैं या सामंत लिख देते हैं, ठीक, सामंत लिख देते हैं, ठीक। तो इसको रेवेन्यू वसूली का अधिकार होता था, ठीक। अब देखिए कहा जाता है कि समय के साथ भाई इनको राजस्व वसूली का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन इनसे दो तरह की उम्मीदें राजा करता था। एक, समय के साथ सेना की सहायता देंगे, युद्ध के अवसर पर सेना की सहायता, और आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ कैसे, सामान्य तौर पर राजा जो भूमिदान देता था, यह भूमि जो उपजाऊ नहीं होती थी, ये या तो बंजर या ऊसर होती थी, या तो बंजर या ऊसर होती थी, ठीक। तो जब ये बंजर या ऊसर भूमि इसको मिलती थी तो इस पर एक निर्धारित राजस्व होता था, एक निश्चित राजस्व इस पर राजा तय करता था कि हमें इतना आप क्या करिएगा, दे दीजिएगा, और जो अतिरिक्त होगा वो किसका होगा, आपका होगा, ठीक। तो जो निर्धारित रेवेन्यू इस लैंड पर तय की गई है राजा द्वारा, इसको वह मैक्सिमम कैसे करेगा। मान लीजिए जो भूमि राजा को दी गई, सपोज करिए इससे 10 कुंतल गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है, और राजा ने कहा कि भाई 5 कुंतल गेहूं हमको चाहिए, तो 5 कुंतल गेहूं ये निर्धारित रेवेन्यू है। अब जिसको ये भूमि मिली है वो प्रयास करेगा कि इससे 10 के बजाय 20 इसको उत्पादन हो, तो 20 उत्पादन करेगा तो इसको 15 का लाभ होगा, 15 का लाभ होगा। तो ये प्रॉफिट कैसे हो सकता है, ये प्रॉफिट बच्चों तब होगा, देखिए चूंकि मध्यकाल का दौर है, मध्यकाल में क्या था कि कार्य का वितरण उतना स्पष्ट नहीं था। तो ये सामंत क्या करेगा, ये इस भूमि से मैक्सिमम प्रॉफिट कराने के लिए क्या करेगा, इस भूमि को उपजाऊ बनाएगा, इस भूमि को क्या करेगा, उपजाऊ बनाएगा। तो उपजाऊ किससे करवाएगा, यानी उपजाऊपन कैसे आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का काम किसको दिया गया है, वैश्य वर्ग को। भारतीय समाज में वैश्य वर्ग एग्रीकल्चर से जुड़ा है, लेकिन सामंत इसको काम नहीं देगा, क्योंकि वैश्य वर्ग जब है कहीं न कहीं वो एग्रीकल्चर पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है, तो भाई वो अपने मनमाफिक काम करेगा। इसको कहेगा नहीं, हम आपको काम नहीं देंगे। किसको दे दिया, शूद्रों को। शूद्र वर्ग जो है सदियों से एग्रीकल्चर से कटा हुआ है, आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था से वंचित है शूद्र वर्ग। तो भाई जो सदियों से काम नहीं पाया है वो मिनिमम प्राइस पे आपकी काम करने के लिए तैयार होगा। लागत आपकी क्या हो जाएगी, कम होगी। जब लागत कम होगी तो आपका जो लाभ होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां जब शूद्र वर्ग को एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व किया इन सामंतों ने, तो इस भूमि से क्या हुआ, इसका जो लाभ है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। एक तरफ लाभ जो है सामंत का बढ़ा, और दूसरा ये हुआ कि ये जो शूद्र है, जो अर्थव्यवस्था से वंचित था, जिसके पास कोई परचेजिंग पावर नहीं थी, जो कहीं न कहीं बाजार का अंग नहीं था। बाजार का अंग बच्चों ये तब बनेगा जब इसके पास परचेजिंग पावर होगी, जब यानी मुद्रा होगी। और मुद्रा कब हुई, जब यह अर्थव्यवस्था से जुड़ा, तो इसके पास भी क्या हो गई, क्रय शक्ति क्षमता पैदा हो गई। यानी अब यह भी बाजार का क्या बन गया, अंग बन गया। अब देखिए ये आर्थिक घटनाक्रम कैसे बदल रहा है सामंतवाद में, आर्थिक घटनाक्रम सामंतवाद में कैसे बदल रहा है, ध्यान से दीजिए। ये क्रय शक्ति क्षमता इसके पास आ गई, यानी अर्थव्यवस्था का कुछ लाभ शूद्रों को भी मिलने लगा। तो जब इसको आर्थिक लाभ इसको मिला तो ये सामाजिक लाभ की बात करेगा। भाई जब इसके पास पैसा आया तो ये सामाजिक सम्मान की बात भी तो करेगा। अब ये समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है, अब इससे समाज भी प्रभावित करेगा। भाई सामाजिक सम्मान की डिमांड करेगा, शूद्र वर्ग भी चाहेगा कि उसे सम्मान मिले। तो सम्मान इसे कैसे मिलेगा, भाई वैदिक समाज वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ है, और वैदिक समाज जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, उस समाज में शूद्र के लिए कोई
सम्मानित अधिकार नहीं है या सम्मानित स्तर माने स्थान नहीं है, तो ये क्या करेगा, या तो ये इस्लाम को अपनाएगा या कबीर रैदास नानक वाली विचारधारा की तरफ भागेगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है जो निर्गुण थे, निर्गुण जो आपके धार्मिक सुधार आंदोलन चले, ठीक, उसमें कबीर रैदास नानक जिन्होंने निर्गुण शाखा का नेतृत्व किया, वो इसी वर्ग का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि इसे भी सम्मान चाहिए, इसे भी धार्मिक मान्यता में स्थान चाहिए। तो कहीं न कहीं समाज और धर्म इससे क्या हुआ, प्रभावित हुआ। अब देखिए, अब इस सामंत पे आइए, फिर से वापस लौटिए। अब देखिए इस पे आइए, जो सामंत है। अब देखिए इस भाई ये लाभ अर्जित करने लगा ना, अब इसके पास लाभ ज्यादा हो गया, भाई धन का संचय इसके पास हो गया, तो धन के संचय से क्या आती है, पावर। धन के संचय से इसके पास पावर आई, सेना की मात्रा बढ़ी, अधिकार बढ़े, ताकत बढ़ी। इधर राजा धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर होता चला जाएगा। क्यों कमजोर होता जाएगा, क्योंकि यह राजा इसी जैसे कई सामंतों पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे बढ़ाता गया। भाई ऐसे ही सामंतों पर जब ये धीरे धीरे अपनी निर्भरता बढ़ाते जाएंगे, अपनी शक्ति का इन्होंने कहीं न कहीं क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया। इन्होंने विकेंद्रीकरण अपनी शक्ति का किया, तो जब इनकी शक्ति क्या हो गई, इस सामंत से कम हो गई, तो यह सामंत क्या कर देगा, प्रत्युत्तर करेगा, और यह राजा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ऐसे ही कई सामंत वर्गों का क्या होगा, उदय होगा। तो यह भूमि जो है किसी एक सामंत को नहीं दिया, ऐसे ही बहुत सारे सामंत पैदा हुए जो कहीं न कहीं बराबर अधिकार, बराबर आर्थिक क्षमता को लेकर पैदा हुए। तो जब ताकतें बराबर होती हैं, लाभ बराबर होता है, तो संघर्ष भी बराबर होता है। तो संघर्ष जब बराबर होगा तो उसका परिणाम क्या हुआ। अब ये राजनीतिक इफेक्ट क्या पैदा हुआ, इसका राजनीतिक इफेक्ट ये पैदा हुआ कि जो ये केंद्रीय सत्ता थी, इसके समापन के बाद एक विकेंद्रित राजनीति का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, एक विकेंद्रीकृत राजनीति का क्या होगा, जन्म होगा। यानी भारत की राजनीति क्या हो गई, विखंडित हो गई, विकेंद्रीकृत राजनीति का जन्म हुआ। और आप पूर्व मध्यकाल को देख लीजिए, चाहे उत्तर भारत हो बच्चों, चाहे दक्षिण भारत हो, एक विखंडित राजनीति का नेतृत्व वह भाग करता है। इतिहास का वह पन्ना एक विखंडित राजनीति का नेतृत्व करता है। और इसका परिणाम क्या होगा कि जब आप विखंडित राजनीति का नेतृत्व करेंगे, भारत विखंडित होगा, तो विदेशियों के लिए आप कहीं न कहीं क्या दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। यही वो दौर होगा जब मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी जैसे लोग आएंगे और आसानी से आपको जीत के जाएंगे। ठीक, तो आसानी से आपको जीत कर जाएंगे। और ये तो रहा राजनीतिक इफेक्ट। इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या पैदा हुआ, आर्थिक इफेक्ट क्या पैदा हुआ, आर्थिक प्रभाव क्या पैदा होगा। सबसे बड़ी बात, पहला पॉइंट नोट करिए, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या होगा, विस्तार होगा। कृषि क्षेत्र, कृषि का उपजाऊ क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सामंतों का जो लाभ है वो पूरी तरह किससे जुड़ा है, एग्रीकल्चर से जुड़ा है। तो यह ज्यादा से ज्यादा बंजर भूमि, ककरीली भूमि, पहाड़ी भूमि को क्या बनाएगा, उपजाऊ बनाएगा। यानी लोग कहते हैं पूर्व मध्यकाल में अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, मुद्रा व्यवस्था कमजोर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। अर्थव्यवस्था क्या हुई, पुशअप की, अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन दुर्भाग्य था कि हमारा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था वो पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी को डेवलप कर रहे थे, जिसे आप बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी हम दुनिया से कट चुके थे, हम एक तालाब के सिर्फ मेढक बन के रह गए थे, लेकिन हम कमजोर नहीं थे। हमारी जो उत्पादन प्रक्रिया थी उसमें क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, उसमें विकास हुआ था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कहा जाता है कि सभी सामंतों ने अपने लाभ को मैक्सिमम करने के लिए उत्पादन क्षेत्र में क्या किया, विस्तार किया। लेकिन आपसी प्रतिस्पर्धा या राजनीतिक रंजिश इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे के क्षेत्रों में आवागमन नहीं कर पा रहे थे। यानी जो व्यापारियों का आवागमन था वो एक दूसरे के क्षेत्रों में क्या हो गया, बाधित हो गया, जिससे एक क्लोज्ड इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। यानी जो बंदरगाह थे, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतीक थे, वो पूरी तरह से अब क्या रहे, उपेक्षित हो गए। भाई सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश का जो व्यापारी है बच्चों, अगर वो चाहे कि हम गुजरात से व्यापार करें, तो इसके लिए जरूरी है कि उसका संबंध जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों से क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, तभी तो वो वहां तक पहुंचेगा। तो उसे रास्ता तो चाहिए ना। तो ये चीजें न होने की वजह से जो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार था वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार कमजोर होगा
तो उसका परिणाम ये होगा कि जो आपकी मुद्रा व्यवस्था है वो भी क्या हो जाएगी, कमजोर होगी। क्योंकि मुद्रा की जरूरत जो होती है वो लेन देन के लिए होती है। जब आप लेन देन कर नहीं रहे हैं तो धीरे धीरे जो आपकी व्यवस्था क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। और आप देखेंगे पूर्व मध्यकाल में बच्चों, पूर्व मध्यकाल में अगर आप देखिए तो कहा जाता है कि पूर्व मध्यकाल में मात्र कुछ ऐसे राजा आपको दिखाई देंगे, जैसे आपके पाल वंश का राजा देवपाल, जैसे गांगेय देव, जैसे गोविंद चंद्र गढ़वाल, जैसे चोल वंश के राजा। कुछ ही ऐसे राजवंश आपको दिखेंगे जहां पर सोने की मुद्राएं पाई गई, इक्का दुक्का पाई गई हैं, जो ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है वो पूरी तरह क्या हो चुका है, एक समाप्त हो चुका है, ठीक, यानी कमजोर हो चुका है। तो अर्थव्यवस्था का व्यापार, उत्पादन, मुद्रा व्यवस्था, तीनों चीजें हमने डिस्कस कर दिया। अब दूसरी चीज, सामाजिक इफेक्ट क्या पैदा हुआ। सामाजिक इफेक्ट आप देखिए, यहां सामाजिक संघर्ष जन्म लिया। कहा जाता है शूद्रों और वैश्यों के बीच का जो सामाजिक अंतर था वो कम हो गया। शूद्रों ने अपने सामाजिक सम्मान की प्राप्ति के लिए निर्गुण शाखा को अपनाना शुरू किया, इस्लाम को अपनाना शुरू किया, क्योंकि इस्लाम समता मूलक धर्म था, ठीक। भारतीयों से बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने देवल स्मृति लाया। देवल स्मृति में यह कहा गया कि ऐसे हिंदू जिन्होंने इस्लाम को अपना लिया है वो पुनः हिंदू धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, ठीक। तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म में इनको सामाजिक सम्मान नहीं दे सकते। इनको ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई आप भी मंदिर में आइए, भगवान की पूजा करिए, आप भी ओम का उच्चारण करिए, हम शीशा नहीं गला के डालेंगे आपके कान में, ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे समुदाय का कोई वर्ग जो है दूसरे धर्म को अपनाए, ये हमारा अपमान है, लेकिन हम समान रूप से उसे अपने बराबर खड़ा नहीं होने देंगे, ये भी हमारे अंदर है। तो ये हमारे धर्म की रूढ़िवादी विचारधारा का प्रतीक है बच्चों। मनुष्य मनुष्य होता है, सबका खून लाल होता है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये आप लोग जानिए, आपकी आने वाली पीढ़ियां जाने, ठीक है। तो ये सामाजिक और आर्थिक इफेक्ट की चर्चा हमने आज की क्लास में किया। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है बच्चों। यहाँ पर हम यूरोपीय जो सामंतवाद है उसकी चर्चा नहीं की है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको समझाने का मतलब कि अमेरिकी सामंतवाद को भी समझना होगा, ठीक है, और यूरोपीय सामंतवाद को भी समझना होगा। तो वहाँ सामंतवाद की जो कंडीशन है वो भारत के सामंतवाद की कंडीशन से थोड़ा भिन्न है। वहाँ के सामंतवादों के अपने विशेषाधिकार होते थे, भारतीय सामंतवादों के विशेषाधिकार नहीं थे। ये मूल रूप से छोटे राजा थे, सामंत माने छोटे राजा, ठीक। तो जब मेंस की क्लास होगी तो वहां पर कम से कम इसमें 2-3 क्लासें लेना पड़ेगा, ठीक। सामंतवाद एक बड़ा टॉपिक है बच्चों। यहाँ पर हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में थोड़ा समझाने की कोशिश किया सामंतवाद को, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी जो नए लोग जुड़े हैं उनको यहाँ तक हम रोकते हैं बच्चों। अब इसके बाद जैसे आपको देखना है तो अगला जो हमारा क्लास होगा, तो सामंतवाद, यहाँ पर भारतीय सामंतवाद को आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। और जो अभी नए लोग जुड़े बच्चों उनको हम बता दें फिर से कि हमारी जो क्लास है, ठीक, वो आपकी 15 जून से स्टार्ट हो रही है। और 15 जून से जो क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है बच्चों 4 से 5 है, ठीक। उसके सारे हमने वो बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसको यूज करिए, रेफरल कोड को, हमारे SKY लाइव ये हमारा रेफरल कोड है, और सब्सक्रिप्शन आप लोग जल्द से जल्द ले लीजिए, ठीक है। आपका फी शेड्यूल दिया हुआ है, 1 ईयर का फी शेड्यूल है और 2 ईयर का। कोशिश करिए 1 ईयर या 2 ईयर का ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि आप इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमारा रेफरल कोड SKY लाइव अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% फीस का क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा, आपको 10% का लाभ होगा बच्चों। और आपकी फीस जो है वो माइनस होके 39,600 हो जाएगी 1 ईयर की, और 57,600 हो जाएगी 2 ईयर की, ठीक। तो ये आपका कोर्स शेड्यूल था बच्चों, और आपसे उम्मीद है कि आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए और लाइक जरूर करिएगा, ठीक। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं बच्चों। और UPSC हिंदी जो आपका चैनल है इसको जरूर जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, ठीक। 15 तारीख से पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक। फिर हम UPSC के जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उसको हम फिर आपके साथ जुड़कर एक नए सिरे